इस जो एल्बम है जिसके कहानीकार है सुदर्शन। इस एल्बम पाठ का जो प्रकार है वह है कहानी। सुदर्शन जी का जन्म पश्चिमी पंजाब, अभी जो वर्तमान में जो पाकिस्तान है, में सियालकोट नगर में हुआ था। उनको बचपन से ही कहानी लिखने का बहुत ही शौक था। प्रारंभिक कहानी उर्दू में लिखी, बाद में हिंदी में भी उन्होंने कहानी लिखी। उनकी जो पहली जो कहानी है वो सरस्वती नामक पत्रिका में ईस्वी सन 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का नाम आदर के साथ लिया जाता है। और उनकी जो कुछ प्रमुख कहानियाँ ऐसी भी है जिस पर फिल्म भी बनी और इसमें कई फिल्में प्रसिद्ध भी हुई। सुदर्शन जी, सुमन, पारस, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। प्रस्तुत कहानी जो एल्बम मतलब जो सचित्र जो चित्र होते हैं उस चित्रों का जो संग्रह किया जाता है उसको हम कहते हैं एल्बम। जहाँ पर जो चित्र होते हैं इसको इकट्ठा करके जिसमें एक संग्रह बनाया जाता है वो पुस्तक की तरह, उसी को हम कहते हैं एल्बम। यहाँ पर इस कहानी में मुख्य दो पात्र हैं, पंडित शादीराम और दूसरा जो पात्र है लाला सदानंद। पंडित शादीराम वो पेशों से पंडित है, मतलब यजमान है, जो पुरोहित है। पुरोहित जो सबकी शादी, जो धार्मिक जो कृत्य वो सब जो करवाता है। और जो लाला सदानंद यजमान है, मतलब जो पुरोहित से, मतलब जो पंडित शादीराम से जो धार्मिक विधि, लग्न प्रसंग होता है, उत्तर क्रिया करनी होती है, तो ये सब ये लाला सदानंद उनसे करवाते थे। मतलब पंडित शादीराम ब्राह्मण था और जो लाला सदानंद वो यजमान था। यहाँ पर जो पंडित शादीराम मतलब गरीब था लेकिन दिल का बुरा नहीं था, मतलब सज्जन व्यक्ति था। लाला सदानंद भी सज्जन व्यक्ति है। आजकल हम देखते हैं कि जो आर्थिक लेन देन के कारण जो ऋण देने वाला है और जो ऋण लेने वाला है, लोगों के बीच किसी न किसी मुद्दे पर कटुता आ जाती है। कभी कभी पैसों के कारण संबंध में दरार भी पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर सुदर्शन जी ने जो मानवीय मूल्य है उस मानवीय मूल्यों का जतन करने का प्रयत्न किया है। ये जो कहानी एल्बम है, ये एल्बम कहानी आज हम समाज में देखते हैं कि पैसों के कारण, धन दौलत के कारण न जाने कितने परिवार बिखर जाते हैं। भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है, मित्र मित्र एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है, पुत्र और जो माँ और जो पुत्र है वो अपने बाप का दुश्मन बन जाता है। तो ऐसी समस्या में सुदर्शन जी किसी के संबंध में कटुता ना आए, संबंध में दरार न पड़ जाए, तो ऐसी जो मानव मूल्यता है उस मानव मूल्यता का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी के जरिए हम सबको जो अच्छी एक राह दिखाने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। आजकल जो अधिकतर जो लोग होते हैं वो मतलब इसी तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दो पात्र हैं पंडित शादीराम और लाला सदानंद। पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से 500 रुपये कर्ज के रूप में लिए थे। लेकिन यहाँ जो लाला सदानंद जो ऐसा सज्जन व्यक्ति है कि वह पैसे की बात
कभी भी पंडित शादीराम से तकादा तक भी नहीं करता है, कभी ऋण के बारे में बात भी नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि पैसों से बढ़कर जो हम दोनों के बीच जो संबंध है वो संबंध बनाए रखना सबसे अधिक बात है। इसलिए वो मानव मूल्य का जतन करना चाहता है। तो यह जतन यहाँ पर ये एल्बम कहानी में हमें देखने को मिलेगा। मैंने सबसे पहले जो सुदर्शन जी का परिचय करवाया, बाद में जो एल्बम जो शीर्षक है उसी को समझाया, और यहाँ पर जो मुख्य दो पात्र है और उन दो पात्रों के बीच यहाँ पर सुदर्शन जी ने जो आजकल जो मानव मूल्यों का जतन, जो किसी न किसी रूप में दोनों के बीच के संबंधों में जो दरार पड़ जाती है, तो उस संबंध को बचाए रखने की बात यहाँ पर सुदर्शन जी ने बताई है कि धन दौलत संपत्ति से भी अधिक जो मनुष्य के बीच जो प्रेम है, जो संबंध है, वो सबसे अधिक यहाँ मूल्यवान बताने का प्रयत्न किया है इस एल्बम कहानी में। यहाँ पर सदानंद से जो कर्ज पंडित शादीराम ने 500 रुपये लिए हुए थे। अब पंडित शादीराम अपने जो यजमान लाला सदानंद का जो रुपया वो अदा करना चाहता है। इसके लिए वो एक एक पैसा मोहर के बराबर उनके लिए था। वो अपना पेट काटना मतलब ज़्यादा मेहनत करना, उन्हें पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकलता जिससे सारा रुपया उड़ जाता। यहाँ शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती। बर्छियाँ चलना मतलब बहुत दुख होना और कुछ न कर पाते थे। मतलब यही शादीराम की व्यवस्था थी। मतलब शादीराम ने जो कर्ज लिया था लाला सदानंद से, वो अदा करना भी जानता है। वह एक एक पैसा मोहर के समान बचा कर रखता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता, परिणाम स्वरूप वो पैसे उसी में खर्च हो जाते, परिणाम स्वरूप वो दे नहीं सकता। इसलिए मन ही मन सोचता है कि क्या मेरे जीवन में लाला सदानंद का ऋण कभी उतरेगा नहीं। इसी तरह कई साल बीतते गए। एक बार पैसे बचाकर उनके पास 80 रुपये जुड़ गए। अब लाला सदानंद पंडित शादीराम को लगा कि अब लाला सदानंद का जो 500 रुपये का जो कर्ज है वो मेरे सिर से उतर जाएगा। लेकिन जैसे ही उनके पास ये रकम इकट्ठी हुई तो उनका जो बच्चा था, लड़का, लगातार 4 महीने बीमार पड़ा। पैसा करके बचा हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों और फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी नहीं दिखाई दी। मतलब उनको तो लग रहा था कि मैं अब लाला सदानंद का जो ऋण है वो चुका पाऊंगा, लेकिन ये उनसे न हो सका। जब बाकी के जो 80 रुपये थे वो उनका जो बच्चा था, लड़का था, उसकी दवा दारू में उड़ गए। तो ये उनकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। अब जो लाला सदानंद जो नेक दिल का इंसान था, वो लाला सदानंद एक ऐसा नेक इंसान था कि वो चाहते थे कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न करें। देखो यहाँ कितनी सज्जनता दिखाई पड़ती है। और आज हम देखते हैं कि किसी ने किसी का ऋण लिया है तो क्या अभी इस तरह सोचेगा? वो तो संबंध की बात और सबसे पहले अपना जो ऋण है उसकी बात करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे मानव मूल्यता है यहाँ पर, कि लाला सदानंद यह चाहता है कि जो पंडित शादीराम है वो उनके पैसे न दे। इन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए एक कभी तगादा तक नहीं किया। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने हैं। लाला सदानंद भी पंडित शादीराम से मिलना टालते थे। क्यों? कि जैसे ही यदि लाला सदानंद पंडित शादीराम के समक्ष आता तो पंडित शादीराम जो दुख के मारे, लज्जा के मारे उसका सिर झुक जाता था। क्यों? कि उसके सिर पर 500 रुपये का कर्ज लाला सदानंद का था। इसलिए पंडित शादीराम लाला सदानंद की आंखों में आंख उठाकर देखकर
वो देख नहीं सकता था क्योंकि शर्मिंदा हो जाता था। लेकिन लाला सदानंद भी सज्जन व्यक्ति था। वो यह चाहता था कि पंडित जी उसके रुपये न दे, इसलिए कभी उससे मिलते नहीं थे। अब जो सदानंद की ऐसी नेक दिल जो भावना थी, वो यही चाहता था अंदर से कि कुछ न कुछ हल निकल जाए और शायद सादीराम मुझे पैसे वापस न करे तो भी चल सकता है। अब सादीराम का जो दुख है कि सादीराम को लगता है कि ये जो मेरे सिर पर जो 500 रुपये का कर्ज है, मैं क्या अपने जीवन में कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। अब यदि लाला सदानंद ने ऐसी सज्जनता न दिखलाते और सादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। मतलब उसको बहुत दुख होता था। यदि सदानंद बार बार उनसे पैसा मांगता तो भी उतना कष्ट नहीं होता। इतना कष्ट ये जो सादीराम के मन में अभी चलता है, और वो कहता है कि मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है, मुझे देने ही चाहिए। मतलब मुझे पैसा तो हर किसी भी स्थिति पर मुझे उनमें देना ही पड़ेगा, चाहे वो भलमनसी है, मतलब वो अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, लेकिन मुझे यह कर्ज उनको कभी एक न एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। अब एक बार लाला सदानंद सादीराम के घर पर आता है। वो देखता है कि उनके यहाँ जो अलमारी थी, उस अलमारी में बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी की कुछ मासिक पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। उसके देखकर वो पूछता है कि पंडित जी क्या है। पंडित सादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं है, मेरे जो बड़े भैया थे उसको पढ़ने का बहुत ही शौक था। जब वे जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे, अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है। तो उसने कहा रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। तो उसने कहा कि इनमें कुछ चित्र है, जब बच्चे रोने लगते हैं तो साथ में एक आधा उसको निकाल कर बच्चों को दे देते और बच्चे उसमें पढ़ते और आनंद लेते। अब लाला सदानंद ने आगे कहा कि यदि बताओ तो इसमें कौन कौन सी ऐसी पत्रिकाएं हैं। तो लाला सदानंद ने कहा कि इसमें तो बहुत अच्छे रंगीन चित्र है। अब ऐसे करो कि एक एक जो चित्र है वो इसमें से निकालो और इसका एक एल्बम बनाओ, और हम एल्बम बनाकर इसको यहाँ से, मतलब एल्बम बनाकर इसको हम बेचेंगे और इससे शायद 2000 रुपये जैसे मिल सकने की संभावना है। पंडित सादीराम ने मतलब ठंडी सांस भरकर कहा, मतलब दुख भरी आवाज में कहा, यदि मेरे भाग्य में ऐसा ही होता तो क्या आज मुझे धक्के खाने पड़ते। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या, अब कुछ तस्वीर तो निकाले, उसका एल्बम बनाए। हो सकता है कि हम एल्बम बनने के बाद उसका विज्ञापन दें और विज्ञापन में किसी शौकीन व्यक्ति के हाथ में लग जाए और इससे हम 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीर बहुत बढ़िया है। अब तो लाला सदानंद ने पंडित सादीराम को यह एल्बम बनाने की योजना बताई। अब सदानंद का प्रयास कि सदानंद जो एल्बम तैयार कर उसका विज्ञापन देते हैं, कि मतलब उनको लगा कि शायद इस बार मेरा जो भाग्य है खुल जाए और अच्छे दाम में बिक जाए, तो मेरे सिर पर से जो लाला सदानंद का जो ये ऋण है वो ऋण शायद ही निकल जाए, मतलब ऋण उतर जाए। इसलिए वो कहता है कि उसमें तो आशा न थी, लेकिन कोयले के खान में हीरा मिल जाए, मतलब शायद इसमें से कोई अच्छी दाम मिल जाए। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे, लेकिन जब लाला सदानंद ने ये बात बताई तो उसको लगा कि शायद कुछ जीवन में सफलता हो सकती है, जीवन में कुछ उजाला हो सकता है। इसी वास्ते उन्होंने ये जो लाला सदानंद की बात मानी और अच्छे अच्छे रंगीन जो तस्वीर निकाली
और उस तस्वीर को निकालकर उसने एक एल्बम बनवाया। यहाँ पर अपना जो शीर्षक है एल्बम, तो ये शीर्षक यहाँ पर निकलता है कि एल्बम किस संदर्भ में यहाँ पर सुदर्शन जी ने ये इस कहानी का टाइटल रखा है। और उसने बहुत ही अच्छा एल्बम बनवाया। फिर वो एल्बम बनाने के बाद अखबार में एक विज्ञापन भी रखी और विज्ञापन देने के बाद उसको लगा कि शायद अब उसके जीवन में कुछ अच्छे दिन आएंगे। अब वो जब विज्ञापन दे दिया तो पंडित सादीराम हर वक्त हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज देखते कि आज कोई चिट्ठी आएगी, आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत गए लेकिन कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुट जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहां से डाक खाने पहुंच जाते। इसी तरह एक महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। अब जो पंडित सादीराम है वो बिल्कुल निराश हो गए। लेकिन अब क्या है कि सादीराम के भाग्य जागे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर एक डाकघर से एक चिट्ठी आई। उसमें जो मारवाड़ी थे, मारवाड़ी सेठ, तो मारवाड़ी सेठ ने ये जो अखबार मतलब एल्बम है वो भेजने की बात बताई। उसने यह भी लिखा कि यदि पसंद आ गया तो उसके जो दाम मांगोगे वही मिल जाएगा, तो मूल्य की कोई चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र पढ़कर जो पंडित सादीराम को लगा कि अब मेरे सिर पर से लाला सदानंद का जो कर्ज है 500 रुपये वो उतर जाएगा और मेरे जीवन में ये जो बोझ है वो कम हो जाएगा। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद वह उठ बैठता है। वह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित सादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर एक पत्र आ गया है, भेज दो एल्बम। अब तो लाला सदानंद के कहने पर पंडित सादीराम ने एल्बम भेज दिया। अब 6 महीने बीत गए। अब जो लाला सदानंद था वो बीमार पड़ा। लाला पंडित सादीराम उसके लिए दिन दिन माला फिरता रहता था। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर थे, न हकीम थे। उनकी औषधि माला फेरना ही था और वह काम भी इतनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी होगी। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ और दुर्बल और पीले मुंह को देख देखकर अपनी आंखों से आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। ऐसी उनकी माँ थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास घड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक जो सदानंद है वो बेहोश हो गए। जैसे ही वो बेहोश हो जाते हैं तो सादीराम सदानंद के सिरहाने बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सदानंद के सिरहाने कोई चुभती हुई चीज़ है। वे उठाकर देखते हैं तो वह चीज़ कोई नहीं, वह एल्बम ही था। उन्हें समझ से देने लगी कि इस एल्बम को किसी सेठ ने नहीं, खुद सदानंद ने ही खरीदा है। जैसे ही वो यजमान जो बेसुध होकर बैठे थे, तब तक ये जो उनके दिमाग में ये सारी क्रिया चलने लगी कि एल्बम जो लाला सदानंद ने जो बनवाया था वो मेरा ऋण उतारने के लिए एक योजना थी।
एल्बम किसी ने नहीं खरीदा है, लेकिन मेरी ये स्थिति जानते थे, मेरा दुख ये जानते थे, लेकिन मेरे सिर पर से ये ऋण उतारने की उनकी एक योजना थी। इसलिए ये एल्बम किसी ने नहीं खरीदा है, लेकिन ये लाला सदानंद ने ही खरीदा है। अब जब लाला सदानंद जब होश में आ गए तो उन पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि ये यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। तो इस तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव मूल्यों का कैसा जतन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जो पैसों की तुलना में जो दोनों के बीच जो संबंध जो कितने मूल्यवान होते हैं, यह यहाँ पर सुदर्शन जी ने बताने का प्रयत्न किया है।